हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है करेक्ट नहीं है बोल रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को सबसे पहले तो बहुत ही केयरफुली रीड करना है। आइए देख लेते हैं इसके सारे ऑप्शंस एक बार। सबसे पहले ऑप्शंस में है कि भारत में जून से सितंबर समयावधि में दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिक प्रभाव रहता है और अक्टूबर से दिसंबर समयावधि में उत्तर पूर्व मानसून का प्रभाव रहता है। फिर दिया हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है ना। ठीक है, यहाँ से आता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट जब इस साइड से आएगा तो दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा कैसे होगी? पूर्वी भाग तो दक्षिण भारत का ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा तो यहाँ होगी ना, ये पश्चिमी भाग में है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ गलत पूछा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अक्षत वनस्पति, इंटैक्ट वेजिटेशन, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होते हैं? लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, उसे हम कहते हैं अक्षत वनस्पति। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय कोयले की दो श्रेणियां हैं, गोंडवाना कोयला और टर्शियरी कोयला। और फिर है गोंडवाना कोयला उच्चतम श्रेणी का है क्योंकि इसमें उच्च कार्बन अंश होता है और यह कार्बन मुख्यतः बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट श्रेणी का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि रानीगंज, झरिया बोकारो, रामगढ़ नेवेली के प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र गोंडवाना कोयला खानों के प्रमुख उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है सही नहीं है और ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। क्योंकि देख लीजिए जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, टर्शियरी कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। कुल कोयला उत्पादन में इसका मात्र 2 अंश होता है, हाँ, टर्शियरी कोयले का। फिर कार्बन का अंश बहुत कम होता है, अलग अलग स्थानों पर कार्बन अंश में भिन्नता पाई जाती है, जैसे गुजरात राजस्थान में 30%, असम में 50। हाँ, ये तीनों हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या है, करेक्ट है, और ये हमारा करेक्ट नहीं है और क्वेश्चन में नहीं है पूछा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, जो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट है जो मैंने बताया कि गलत है, वो हमारा क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे नेवेली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेवेली। नेवेली बेसिकली क्या है, हमारा गोंडवाना क्रम के वहाँ कोयले नहीं पाए जाते हैं नेवेली में। नेवेली जो है बेसिकली उसमें क्या, कौन से क्रम के कोयले मिलते हैं? तो वहाँ लिग्नाइट कोयला मिलते हैं। मम्मी को याद नहीं आया है, ये हमारा हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेवेली जो है लिग्नाइट कोयला है। फिर हमारा घटना दिया हुआ है और एक तरफ पे दिनांक दिए हुए हैं। जैसे ग्रीष्म क्रांति हमारा जो होता है वो हमारा होता है ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, शीत संक्रांति हमारा 22 दिसंबर को, बसंत विषुव हमारा 23 सितंबर को, शरद विषुव होता है हमारा 21 मार्च के दिन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, प्राथमिक रूप से प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो किसी स्थान की जो अक्षांश है एवं देशांतर दोनों क्या करेंगे, पृथ्वी के तापमान को प्राथमिक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, तापमान को, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऊंचाई, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवन करते हैं, समुद्री सदियुरी और भूमि जल का विस्तार, भूमि जल का वितरण और स्थान का ढाल, ये सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं करता है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सारे क्वेश्चंस को ठीक से समझ रहे होंगे। फिर ग्रहों के विषय में निम्न में से क्या सत्य है कह रहा है। ठीक है, ग्रहों के विषय में से तो सबसे पहली बात तो ये कि यह अप्रकाशमान होते हुए भी ग्रह क्या होते हैं, चमकते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से।
तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दर्शाई गई किसी भी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। फिर ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ज्वालामुखी पर्वत जो है उससे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परतदार एवं अवसादी चट्टान। फिर है कौन सा याम्योत्तर हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्मानिया के अंतरीप का याम्योत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा याम्योत्तर हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। आरोही क्रम का मतलब आप समझते होंगे, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना के बाद भारत बड़ा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा भारत से ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। भले आप ऐसे सोच सकते हैं, मतलब मैप में हम ऐसा फील होता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका क्षेत्रफल भारत से कम है, बट ऐसा नहीं है। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है हमारा ब्राज़ील का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन जो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है आइसोथर्मोबाथ जो होता है सागरीय जल को गहराई के अनुसार समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ये करेक्ट है। फिर वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहाइट, ये भी हमारा सही है। ठीक है, याद रखिए वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। फिर है समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई गहराई की माप होती है, डेटम रेखा कहते हैं, ये भी सही है। फिर लिखा आइसोहेलाइन सागरीय जल में बर्फ की समान दर को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और नहीं पूछा तो यही करें। रॉन्ग क्यों हुआ मैं बताती हूँ। देखिए जो आइसोहेलाइन होता है ना, आइसोहेलाइन बेसिकली वो समुद्री जल में खारेपन की क्या करता है, समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में ऑर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर ऑर्गन गैस एक भारी प्रवृत्ति की गैस है जिस कारण यह वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम में रहने वाले व्यक्ति दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कम तापीय विषमता का अनुभव करते होंगे, हाँ ये सही है। फिर स्थलीय सतह की अपेक्षा जलीय सतह का जो एल्बिडो होता है वो कम होता है, तो ये गलत है क्योंकि जलीय सतहों का जो एल्बिडो होता है वो ज़्यादा होता है स्थलीय सतहों की अपेक्षा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध में जल की जो अधिकता के कारण समताप रेखाएं दूर दूर तथा सीधी रेखाओं में होती हैं। फिर एडियाबेटिक ऊष्मण की प्रक्रिया में अधिक वायुमंडलीय ढाल से वायु का जो आयतन है वो घट जाता है, ये भी सही है। इसमें हमारा करेक्ट कौन सा नहीं है, तो बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। फिर है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई वाली हवाएं होती हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर अधिकतम जो तापमान होता है वो न होकर अयनवर्तीय रेखाएं यानी कि कर्क एवं मकर रेखाओं के पास होता है, मतलब विषुवत रेखा से थोड़ा दूर होता है। ठीक है, ना कि विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका करेक्ट आंसर नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दूँ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये विषुवत रेखा मान लीजिए, तो मैक्सिमम तापमान यहाँ विषुवत रेखा पर नहीं होगा। जो याद रखिएगा जो सनलाइट है वो हमारा ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे, तो मतलब विषुवत रेखा के दोनों ओर यहाँ पर होगा ना ज़्यादा तापमान, ना कि यहाँ पड़ेगा ये उभरा हुआ भाग में, यहाँ सनलाइट ऐसे पड़ेगा। ठीक है,
इस वजह से हमारा जो तापमान होता है मैक्सिमम वो विषुवत रेखा के दोनों ओर इस साइड पे होता है, थोड़ी ऊंचाई के पास, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कर्क और मकर रेखा के थोड़े पास में। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए फिर हमारा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है तो पूछ ही नहीं रहा है, सब जगह नहीं है पूछ रहा है हमको फंसाने के लिए, तो एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए फॉन, फॉन हमारा आल्प्स पर्वत में बहता है, ठीक है, ये पवन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, विंड है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में, जोरन, जोरन जूरा पर्वत, ओके। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका के मैदानों में है, रॉकी पर्वतमाला में नहीं है, ठीक है। ब्लैक रोलर कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। चिनूक बता दीजिए। तो चिनूक जो होता है ये हमारा रॉकी पर्वतमाला में होता है। चिनूक कहाँ होता है? यहाँ रॉकी पर्वतमाला में, ठीक है। फिर सिरोको मैंने आपको बताया क्या, सिरोको जो होता है सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर के बीच होता है। फॉन तो मैंने बताया आल्प्स पर्वत के पास, ठीक है। इसी तरीके से और अगर आपको याद करना होगा जैसे हरमट्टन, हरमट्टन में मैंने बताया कि हमारा सहारा रेगिस्तान के पास ही है। लू, लू उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में है। फिर है नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में, नॉर्वेस्टर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, नॉर्वेस्टर कहाँ है। और निमोनिक्स भी आप बना सकते हैं, जैसे नॉर्वेस्टर है तो एन से शुरू है और न्यूजीलैंड भी एन से शुरू है, तो नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। जैसे कि जब भी आप ऑप्शन में न्यूजीलैंड देखेंगे तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाएगा, तो नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। सॉरी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है व्यापारिक पवनों से रिलेटेड है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा कि वर्षा तो नहीं करती है, क्योंकि वर्षा करती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है ये हमारा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में। जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध हमारा ये हो जाएगा नीचे। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, और उत्तरी गोलार्ध में अगर बोलेगा तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होगी ये हमारा हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि दोनों ऑप्शन गलत है। फिर आप देख सकते हैं प्रतिचक्रवात, ठीक है, प्रतिचक्रवात के बारे में दिया है जिसे हम एंटी साइक्लोन कहते हैं, क्या दिया है उसके बारे में, और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये सबसे पहले आप देख लिया कीजिए कि नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। लिखा है प्रतिचक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो घड़ी की सुई की चलने वाली विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में चलना है, ठीक है। तो उसमें से बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो हमें पता है सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रतिचक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है, तो इसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। प्रतिचक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं, तो ये सही है कि प्रतिचक्रवात जो होते हैं वो चक्रवातों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, विस्तृत होती है, कहने का मतलब बड़े क्षेत्र बड़े भूभाग को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हमारा जो नहीं है पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि टॉर्नेडो एली का संबंध पूछा है किससे है, तो सबसे पहले टॉर्नेडो एली का जो संबंध है वो टॉर्नेडो से प्रभावित मिसिसिपी नदी का मैदानी भाग है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्नेडो एली। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, टॉर्नेडो एली क्या है, टॉर्नेडो से प्रभावित मिसिसिपी का मैदानी भाग, क्या है, टॉर्नेडो से प्रभावित मिसिसिपी का मैदानी भाग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पश्चाप मेघ जो होता है सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं, सही है। जो पश्चाप मेघ होता है जिसे हम सिर्रस क्लाउड कहते हैं, पश्चाप मेघ को क्या कहते हैं, सिर्रस क्लाउड, ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बादल होते हैं। फिर है कि इस स्तरीय मेघ जो होते हैं उनकी लंबवत ऊंचाई सर्वाधिक एवं क्षैतिज विस्तार बहुत ही कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमें भी पता है जो स्तरीय मेघ होते हैं उनकी लंबवत ऊंचाई जो होती है वो कम होती है और क्षैतिज विस्तार जो होती है वो ज़्यादा होती है। स्तरीय मेघ का क्षैतिज विस्तार क्या होता है, ज़्यादा होता है, लंबवत ऊंचाई जो है ये, लंबवत ऊंचाई ये कम होता है, ठीक है, बादलों का जो कि स्तरीय मेघ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, कपासी मेघ साफ मौसम के सूचक होते हैं, कपासी मेघ, हाँ ये सही है।
फिर पक्षाब मेघ हिम क्रिस्टलों से बने होते हैं। हाँ, ये भी सही है। और तो हमारा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। इस जलवायु प्रदेश में पछुआ पवनों का वर्ष भर प्रभाव होता है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, फिर इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो ये रॉन्ग है। फिर इस जलवायु का विस्तार केवल उत्तर पश्चिम यूरोप में ही पाया जाता है। मैक्सिमम जहाँ पे ओनली लगा होता है वो स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने आपको ये बात पहले बताया, वो हमारा होता है रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि महोगनी, सिनकोना, एबनूस और एबोनी जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, देखिए एक तरफ दिया हुआ है लौह अयस्क क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए हुए हैं देश। जैसे किरूना, किरूना जो है वो हमारा हो जाएगा स्वीडन। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र हमारा हो जाएगा स्वीडन में। फिर हमारा क्षेत्र है क्रिवॉय, क्रिवॉय राग, क्रिवॉय राग हमारा हो जाएगा यूक्रेन में। फिर है कोस्ताने, कोस्ताने हमारा कजाकिस्तान में हो जाएगा। ये याद रखना थोड़ा इजी है, कोस्ताने कजाकिस्तान। फिर पायरेनीज, पायरेनीज तो हमें पढ़ा भी है कि फ्रांस में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मतलब सच कह रही हूँ, आपको पीसीएस में 1-2 देखने ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, जिसमें कि मिनरल्स पूछा होगा और उससे संबंधित स्टेट पूछे होंगे या तो इंडिया में, या तो बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसके नोट बना लें और डेली याद करें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से ही होना है। ऐसे अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो हम भूल जाएंगे। जैसे मेरी एक क्लास है, इसको आप बार बार देखा कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए कि अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैंने और किसी क्लास में नहीं कहा, लेकिन अभी कह रही हूँ क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है यूरेनियम के प्रमुख अयस्क ब्लेंड के साथ कायरोनाइट तथा थोरियानाइट भी है। वर्तमान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वह कजाकिस्तान है। ठीक है, अब 75 का हमको देखना है करेक्ट आंसर। तो ये जो है हमारा दोनों ही सही है, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान में यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है कजाकिस्तान में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा मैच द कॉलम है, जिसमें कि एक साइड पे क्या दिया हुआ है, कोयला उत्पादक क्षेत्र, और दूसरे साइड पे देश दिए हुए हैं। मैच करना है, तो चलिए आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो डोनबास क्षेत्र, डोनबास क्षेत्र हमारा हमें पता है यूक्रेन में, ये हमने पढ़ा है। अचेन बेसिन, अचेन बेसिन हमारा कहाँ है, जर्मनी में है। फिर दिया हुआ है लंकाशायर, लंकाशायर हमें पता है यूके में है। कहाँ है लंकाशायर, यूके में है। लंकाशायर कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, यूके में है। अगर आप सभी दीवार से टिक कर बैठे हैं तो प्लीज़ उठ जाइए, स्ट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक बार फिर बताइए लंकाशायर कहाँ है, बिल्कुल यूके में है। फिर है कारगांडा बेसिन, कारगांडा बेसिन ये भी याद करने में इजी है, कजाकिस्तान, क से कारगांडा और क से कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारा है स्टेपी और भूमध्य सागरीय प्रदेश पशुपालन के लिए आदर्श क्षेत्र है। फिर संसार में सर्वाधिक कैटल स्टॉक्स जो है वो भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा युग में बोल रहा है, सुमेलित नहीं है। पहले एक साइड पे जनजाति दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे हमारा देश का क्षेत्र दिया हुआ है, और बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। पहले तो यूपीक, यूपीक पश्चिमी अलास्का में, ये सही है। लैप्स हमारा दक्षिणी स्कैंडिनेविया में है। और फिर माओरी, माओरी हमारा कहाँ है, न्यूजीलैंड में, ना कि माओरी कहाँ है हमारा, न्यूजीलैंड में है। 1 मिनट में लिख देती हूँ, आपको नोट डाउन करने में क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में है, इंडोनेशिया में नहीं है। फिर किर्गिज जनजाति के लोग हमें पता है कि मध्य एशिया में निवास करते हैं, ये भी सही है। नहीं है पूछ रहा है तो ये माओरी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जनसंख्या के प्रतिपादन में सामाजिक अवधारणाओं को अपनाया है, तो ये है कार्ल हेनरी मार्क्स ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ पे क्या दिया हुआ, अधीनस्थ क्षेत्र या द्वीप दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे हमारा देश दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हमारा डेनमार्क में है, करेक्ट है। और
सेंट हेलेना जो है ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। रीयूनियन फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्यूर्टो रिको हमारा यूएसए के क्षेत्र में आता है। बेसिकली किसके क्षेत्र में आता है? अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में हमारा आता है प्यूर्टो रिको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ताइवान में आए भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें है कि ताइवान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। फिर यह एक क्षेत्र विशेष के रूप में दो टेक्टोनिक प्लेटों एवं फिलीपींस प्लेट यूरेशियन प्लेट की परस्पर क्रिया के से उत्पन्न तनाव के कारण भूकंप के प्रति क्या करता है? संवेदनशील है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से एशिया का कौन सा देश जो है वो दोहरा देश है? ठीक है, डबल लैंडलॉक्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किर्गिस्तान। फिर हमारा क्वेश्चन है कि सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से क्या करता है? जोड़ता है। फिर है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पश्चिमी तट पर अवस्थित पथ को पूर्वी तट पर स्थित सिडनी से जोड़ता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। एक बार फिर आप रिपीट कर लीजिए कि सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क को क्या करता है? सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। और दूसरा है कि ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पश्चिमी तट पर अवस्थित पथ को पूर्वी तट पर स्थित किससे जोड़ता है? सिडनी से जोड़ता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर दिया हुआ है निम्नलिखित पर विचार करना है। बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति दिया हुआ है, बोल रहा है पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह हमारा कौन कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, जो हमारा शनि है और बृहस्पति ये हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको आप बता सकते हैं कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ फिर भी इसका करेक्ट आंसर देखिए, जो बुध, शुक्र और मंगल, पृथ्वी हैं, ठीक है, वो ठोस ग्रह हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी के बाद से जो ग्रह है जैसे कि हमारा शनि, बृहस्पति और अरुण, वरुण, ये सब क्या हो जाता है? हमारा गैसों के बने होते हैं। तो ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए कि दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो कथन दिया हुआ है कि प्राथमिक तरंग यानी पी वेव्स ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि इसमें संचरण एवं कणों का दोलन एक ही सीध में होता है। तो ये दोनों ही सही है और याद रखिएगा ये इसकी करेक्ट व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमने देखिएगा बचपन में पढ़ा और एनसीईआरटी में हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि जो प्राथमिक वेव होते हैं वो क्या होते हैं? ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर दिया है भूपर पट्टी की संरचना जो है उसमें विभिन्न रासायनिक तत्वों की क्या है? प्रतिशतता के क्रम में विचार करना है, जिसमें लोहा और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है उसमें? और आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में बताना है। किसमें बताना है? बढ़ते क्रम में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम क्या पाया जाता है प्रतिशत के रूप में? भूपर पट्टी में, याद रखिएगा भूपर पट्टी में। तो भूपर पट्टी में जो है अगर बात करें आरोही क्रम में पूछ रहा है ना। चलिए भूपर पट्टी में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारा बात हो तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा रासायनिक तत्वों की प्रतिशतता। ये ऑक्सीजन हमारा सबसे पहले होगा, फिर हमारा सिलिकॉन हो जाएगा 27%, फिर उसके बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले ये ऑक्सीजन है फिर एल्यूमिनियम? हमारा ये ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये आरोही नहीं, ये अवरोही क्रम में होना चाहिए, क्योंकि अवरोही क्रम में होगा तभी ये ऑप्शन से क्या होगा? हम इसको सही कर पाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। पूछिए कैसे? क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आरोही क्रम में सही बैठ रहा हो। आरोही क्रम इन द सेंस की घटते क्रम, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ा दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जैसे हमें पता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर ऐसे कहते हैं घटते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे अवरोही क्रम होना चाहिए, ये यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन भविष्य में कभी उद्गार हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। वेसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक तरफ पे ज्वालामुखी है, फिर है संबंधित देश। ठीक है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं मेरापी। मेरापी जो हो जाएगा वो हमारा हवाई द्वीप में नहीं है। मेरापी ज्वालामुखी जो हो जाएगा वो हवाई द्वीप में नहीं है, बल्कि किलाउ, मौना लोआ ये हमारा हवाई द्वीप में है। फिर है किलायू, ये हवाई द्वीप में है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरापी जो हो जाएगा ये हमारा इंडोनेशिया में। कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। कोटापैक्सी इक्वाडोर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, निम्नलिखित युग्म पर क्या करना है, विचार करना है। टंगानिका झील, भ्रंश दरारी झील, वोल्टा झील, मीठे पानी की झील, करीबा झील या प्राकृतिक झील है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। क्योंकि जो करीबा झील है ना वो प्राकृतिक झील नहीं है। करीबा झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। और ये विश्व का सबसे बड़ा अगर मानव निर्मित झील बोला जाएगा, मानव निर्मित झील, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये हमारा हो जाएगा करीबा झील, मानव निर्मित झील। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करीबा झील। फिर है टंगानिका झील के बारे में अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस घाटी का उदाहरण है, तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख रूप से किस वलन का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकनत वलन, यानी मोनोक्लिनल फोल्ड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्लिनल फोल्ड। फिर देखिए, लैटेराइट मृदा के बारे में बात करें तो लैटेराइजेशन जो होगा उसकी प्रक्रिया में तापमान अधिक होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्व विघटित होकर सिलिका में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। और इस मृदा में एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इसका जो मृदा का रंग होता है वो लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही करेक्ट हो जा रहे हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे संस्थान दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे हमारा क्या दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन ये हमारा है रोम में। खाद्य और कृषि संगठन कहाँ है, रोम के इटली में। फिर अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया में, मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला सी। ठीक है, फिर चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइए चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस। ठीक, फिर उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, सॉरी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो हमारा रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हमारा बागोर इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है, तो हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, एक तरफ पे पतन यानी पोर्ट्स दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे हमारे कंट्री दी हुई है। अब देखते हैं अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो हो जाएगा वो हमारा मिस्र में है, यानी कि 3। फिर है फ्रेमेंटल पोर्ट जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, यानी 4। फिर मरमांस्क पोर्ट ये हमारा रशिया में है। और फिर है हमारा न्यू ऑरलियांस पोर्ट, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण मेघालय का पठार नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेघालय का जो पठार हो जाएगा वो हमारा गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। किसका, गिरिपदीय। ये आप पता है बहुत, ये मतलब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डीप डाउन है। याद रखिएगा कि अगर आप एनसीईआरटी पर आपकी अच्छी पकड़ है तो ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, गिरिपदीय ये हो जाएगा। और बाकी याद रखिएगा अंतरा पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल में आ जाएगा कोलंबिया का पठार, बोलीविया और पेरू का पठार और मैक्सिको का पठार, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर आप देख सकते हैं कि मैच द कॉलम में एक साइड पे पठार दी हुई है, दूसरे साइड पे संबंधित देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं। देखिए, किम्बर्ले का जो पठार है वो कौन से देश में है? तो किम्बर्ले का पठार हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, फिर पिडमॉन्ट का पठार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर है मोंटो ग्रोसो का पठार, ये हमारा ब्राज़ील में है। मोंटो ग्रोसो का शान पठार हमारा कहाँ है? शान पठार हमारा म्यांमार में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पे खाड़ी दी हुई है और दूसरे तरफ पे क्या दिए हुए हैं? संबंधित सागर दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर में है, बिस्के की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, लॉयंस की खाड़ी भूमध्य सागर में ही है, कारपेंट्रिया आराफुरा सागर के पास है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक रीगा की खाड़ी, क्या आप बता सकते हैं कहाँ है? तो रीगा की खाड़ी भी कहाँ है? हमारा बाल्टिक सागर में रीगा की खाड़ी। मैं नोट कर दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर में है ना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे समुद्री धाराएं दी हुई हैं और उसकी स्थितियां दी हुई हैं। तो सबसे पहले फॉकलैंड धारा, ये हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना तट पर। फिर हमारा फ्लोरिडा धारा, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी पर। फिर हमारा हो जाएगा क्यूराइल धारा, क्यूराइल धारा हमारा हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत। फिर एक कनारी, कनारी धारा जो हो जाएगा ये हमारा उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साइड पे मरुस्थल दिए हुए हैं, दूसरे साइड पर अवस्थिति दी हुई है। सबसे पहले तो नूबियन, नूबियन जो है हमारा सूडान का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। दस्ते कबीर, दस्ते कबीर ईरान में है। अल नफूद, अल नफूद जो है ये हमारा सऊदी अरब में है। और टकला मकान जो हो जाएगा वो हमारा चीन का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।